देखिए अभी कुछ बच्चे कह रहे थे कि क्लास शुरू नहीं हुई है, क्लास स्टार्ट नहीं हुई है। अब उम्मीद करता हूं कि क्लास चल रही होगी। एक बार बताइए कि क्या सबको हमारी आवाज और तस्वीर मिल रही है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द सेशन माय डियर फ्रेंड्स। अनिरुद्ध शर्मा, गायत्री, काजल कुमारी, अमित कुमार, अमन देव, गुज्जर साहब, अभिराज, राधे राधे। वीडियो चल रही है, अब बताइएगा जरा। जितेश साहब, क्लास नॉट रनिंग, प्लीज हेल्प मी। काजल, अब चल रही है क्लास। अनिरुद्ध, रोहित, सो टेल मी, इज एवरीथिंग ओके? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू गाइज? अगर सब कुछ क्लियर है तो क्लास को स्टार्ट किया जाए। जय हिंद, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। राधे राधे, सभी का स्वागत, खैर मकदम, इस्तकबाल आज के सेशन में। तो एक बार सभी लोग कंफर्म करें कि हाँ भाई क्लास चल रही है। हाँ, बलिया की धरती से स्वागत है आपका। रवि साहब, वंदे मातरम, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। चलिए, बहुत तेजी से आपके कमेंट्स, मैं नाम पढ़ने में सक्षम नहीं हूं। तो चलिए, प्लांट न्यूट्रिशन हमने खत्म किया था, एनिमल न्यूट्रिशन हम लोग शुरू करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। राहुल साहब, राम राम, ठीक हैं आप? चलिए जी, गुज्जर आया है, चलिए बहुत अच्छा। तो हम लोग एनिमल न्यूट्रिशन में सबसे पहले हम न्यूट्रिशन की बात करेंगे, पोषण की बात करेंगे, है ना। मुझे लग रहा था क्लास चल रही है तो मैं पढ़ाना शुरू कर दिया था, लेकिन चलिए हम शुरू फिर से करते हैं। न्यूट्रिशन की अगर हम बात करेंगे तो न्यूट्रिशन क्या है? इनटेक ऑफ फूड और न्यूट्रिएंट्स, भोजन या पोषक तत्वों का ग्रहण करना। अब थोड़ा कमेंट को स्टॉप कीजिए और ध्यान दीजिए, मेरी तरफ मुखातिब हो जाइए, ठीक है जी। मोनिका, पुरुषोत्तम साहब, है ना, अंकित साहब, अब तो क्लास चल रही है भाई। राधे राधे, प्राची सिंह। चलिए, बात आ रही है समझ में? क्लियर? ओके। तो हम कह रहे हैं कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड यूजिंग इट फॉर ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड रिपेयर इज नोन एज व्हाट? न्यूट्रिशन, है ना। या और आसान शब्दों में हम कहें तो क्या बोल सकते हैं? न्यूट्रिशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इनटेक ऑफ फूड और न्यूट्रिएंट्स, भोजन या पोषक तत्वों का ग्रहण करना। भोजन या पोषक तत्वों का ग्रहण करना पोषण कहलाता है। ठीक है सूरज, हरिओम। अब यहां पर एक शब्द आया है कि भोजन या पोषक तत्वों का, है ना, फूड या न्यूट्रिएंट्स का लेना क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन। तो भाई साहब, ये न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? तो देखिए, फूड में होते हैं आपके न्यूट्रिएंट्स। क्या होते हैं? भोजन में होते हैं आपके पोषक तत्व, या कभी कभी इसको पोषक पदार्थ भी लिखा मिलेगा। तो भोजन में क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स। और भोजन या न्यूट्रिएंट्स का लेना ही कहलाता है क्या? न्यूट्रिशन कहलाता है ना, न्यूट्रिशन। तो आप मुझे ये बताइए, कि ये न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? तो आप कहेंगे कि सर, भोजन के वो विभिन्न घटक जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं, न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड which are necessary for the body of a living organism is known as nutrients। जैसे भोजन में होते हैं कार्बोहाइड्रेट, भोजन में होते हैं वसा, विटामिन, खनिज, पानी, प्रोटीन, ये सब एक साथ क्या कहलाते हैं? न्यूट्रिएंट्स। तो अगला हेडिंग हमारा होगा न्यूट्रिएंट, यानी पोषक तत्व। तो हेडिंग डाल लीजिएगा पोषक तत्व, है ना, पोषक तत्व, पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स। क्या बोलेंगे गाइस? न्यूट्रिएंट्स कहेंगे। ये न्यूट्रिएंट्स क्या हैं देखो। तो आप कहोगे सर न्यूट्रिएंट्स क्या है? तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड, एक शब्द में बोलेंगे तो क्या कहेंगे? कंपोनेंट्स ऑफ फूड, भोजन के घटक जो बॉडी के लिए जरूरी हैं, जिनके बिना हमारी बॉडी का काम नहीं चल सकता, उनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। जैसे भोजन में होता है आपका कार्बोहाइड्रेट, भोजन में होता है फैट, भोजन में होता है प्रोटीन्स, भोजन में होता है विटामिन और मिनरल्स, और होते हैं पानी। इन सब को एक साथ हम क्या कहते हैं? पोषक तत्व। और इन्हीं का लेना कहलाता है पोषण। नोट करेंगे इसको। चल रही है ना क्लास? हाँ, यूपीएससी साइंस वाले पोर्शन के लिए सही है, पर यूपीएससी में साइंस एंड टेक से क्वेश्चन होता है, तो टेक आपको पढ़ना पड़ेगा।
बायोलॉजी कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा ईशा, वो अपलोड कर दिया गया होगा, हैंड रिटन नोट्स, ठीक है। बताइए सुखिया साहब, समझ में आ रही है? हाँ, मैक्रो मैक्रो बाद में देखेंगे, उसका ट्रिक भी हम बताएंगे याद करने का, नुसरत, ठीक है। हाँ बिल्कुल, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये। तो हमने क्या बोला, हाँ कह रहे न्यू चैप्टर स्टार्ट करिए, न्यू चैप्टर ही है, एनिमल न्यूट्रिशन हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया है, ठीक है। तो भोजन के वो विभिन्न घटक जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं, जिनके बिना हमारे शरीर का काम नहीं चल सकता, उसे हम कहते हैं पोषक तत्व। तो पोषक तत्व में कौन कौन आ गए? तो हमने कहा कि फूड में ये जो कार्बोहाइड्रेट है आपका, फूड में ये जो कार्बोहाइड्रेट है, शर्करा, शुद्ध हिंदी में कहते हैं कार्बोहाइड्रेट, ऐसे लिखा मिल सकता है। तो फूड में ये जो कार्बोहाइड्रेट हैं, फैट हैं, प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स और मिनरल्स हैं और पानी है, इन सब को एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं? एक साथ हम लोग कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। अब सुनिएगा, अभी हम 6th और 8th के लेवल पे हैं, है ना। धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाते हुए 11th क्लास की एनसीईआरटी पे चलेंगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ के बाहर निकले हैं। अब इन सब को एक साथ हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं, और इन्हीं का लेना कहलाता है न्यूट्रिशन। आप मुझे बताइए कि इनमें से कौन से न्यूट्रिएंट्स आपको एनर्जी दे सकते हैं और कौन से न्यूट्रिएंट्स आपको एनर्जी नहीं दे सकते? बताइए, इनमें से कौन से पोषक तत्व हमें ऊर्जा देते हैं, कौन से नहीं देते? तो याद करना है कि इनमें से ऊपर वाले जो 3 हैं, ये हमारी बॉडी को एनर्जी दे सकते हैं, ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, है ना। लेकिन जो विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं और वाटर हैं, ये हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं दे सकते, ऊर्जा नहीं दे सकते, ऊर्जा नहीं दे सकते। तो याद रखना है कि ऊपर के जो तीनों न्यूट्रिएंट्स हैं, ऊपर के जो तीनों पोषक पदार्थ हैं, वो हमारी बॉडी को ऊर्जा दे सकते हैं। विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर आपको एनर्जी नहीं दे सकते। जैसे एक एग्जाम होता है यूपी में आरओ एआरओ का, है ना, उसमें एक सवाल पूछा गया था। उसमें सवाल पूछा गया कि हाउ मेनी कैलोरीज आर गेन्ड बाई ड्रिंकिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी यानी ऊर्जा प्राप्त होती है? बताइए, उत्तर बताइए। एक गिलास पानी पीने से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 0 कैलोरी, 15 कैलोरी, 25 कैलोरी, 50 कैलोरी। ठीक है, जिनसिंग्स ये सब एनर्जी नहीं देते। तो उत्तर है कि भाई पानी हमें ऊर्जा नहीं देते, पानी हमें ऊर्जा नहीं देते। ठीक है, अब देखिए एक और सवाल, जैसे आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन एक न्यूट्रिएंट नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूट्रिएंट? सबका उत्तर सही है, वेरी गुड, क्या बात है, सबका उत्तर सही है। जैसे क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन एक न्यूट्रिएंट नहीं है, ऑप्शन था कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, और चौथा ऑप्शन था रफेजेस। रफेजेस, रुक्षांश। रफेजेस को हम लोग डाइटरी फाइबर्स भी कहते हैं, आहारी रेशे भी कहते हैं। जैसे हम सैलड वगैरह खाते हैं, उससे मेनली हमें क्या मिलता है? फाइबर मिलता है, रेशा मिलता है, जिसको रुक्षांश कहते हैं। तो सही उत्तर क्या था? रफेजेस को न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में नहीं रखा गया। रफेजेस जो होते हैं वो भोजन में होते हैं, लेकिन वो न्यूट्रिएंट की कैटेगरी में नहीं होते। तो जो मैंने लिखा है ना, वही बस न्यूट्रिएंट की कैटेगरी में आता है। तो ऊपर वाले 3 जो है वो हमें ऊर्जा दे सकते हैं, लेकिन विटामिन, मिनरल्स और वाटर हमें ऊर्जा नहीं देते। जब हम विटामिन पढ़ेंगे तो वहां पे हम डिटेल से इसकी बात करेंगे। विटामिन एक अलग चैप्टर ही हम लोग पढ़ेंगे, मिनरल्स एक अलग चैप्टर सी पर पढ़ेंगे। अब मैंने कहा कि ये तीनों हमारे शरीर को ऊर्जा दे सकते हैं, लेकिन इन तीनों के मुख्य कार्य अगर मैं पूछना चाहूं तो मुख्य कार्य क्या होगा? जैसे मैं कहूं कि कार्बोहाइड्रेट का मेन फंक्शन क्या होगा, है ना। अगर हम बात आपसे करें कि कार्बोहाइड्रेट का मेन फंक्शन क्या होगा, व्हाट इज द मेन फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो आप कहेगा सर कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड्स एनर्जी टू द बॉडी। कार्बोहाइड्रेट
प्रोवाइड्स एनर्जी टू द बॉडी, एनर्जी टू द बॉडी, है ना। शर्करा शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो क्या कहेगा, शर्करा शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ फैट, मेन फंक्शन फैट का क्या है, तो आप कहेगा फैट्स आर प्रेजेंट एज रिजर्व फूड, या फैट्स आर द रिजर्व फूड ऑफ द बॉडी, फैट्स आर द रिजर्व फूड ऑफ द बॉडी। वसा शरीर के संचित भोजन होते हैं, मतलब क्या है समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में। संचित भोजन का मतलब क्या है, वसा शरीर के संचित भोजन होते हैं या संग्रहित भोजन होते हैं। तो शरीर में संचित भोजन के रूप में उपस्थित रहते हैं हमारे वसा। और अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ प्रोटीन, तो आप कहेगा सर प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी, प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी। प्रोटीन्स डेवलप्स बॉडी मास, प्रोटीन डेवलप्स बॉडी मास, प्रोटीन शरीर का निर्माण करते हैं। क्या करते, प्रोटीन शरीर का निर्माण करते हैं। आप जो भी प्रोटीन खाते हैं आपका बॉडी बनता है, मसल्स बनता है। तो कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो कहिएगा कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड्स एनर्जी टू द बॉडी, शर्करा शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ फैट, आप कहेंगे फैट्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी एज रिजर्व फूड और स्टोर्ड फूड, फैट्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी एज रिजर्व फूड और स्टोर्ड फूड। वसा हमारे शरीर के संचित भोजन या संग्रहित भोजन होते हैं। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ प्रोटीन, तो आप क्या कहेंगे, प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी। प्रोटीन शरीर का निर्माण करते हैं, इट डेवलप्स योर बॉडी मास। आप जो भी प्रोटीन लेते हैं मसल्स बनता है। लेकिन मैंने कहा कि ये तीनों ही समय आने पर यानी जरूरत पड़ने पर ये तीनों ही ऊर्जा दे सकते हैं, है ना। जरूरत पड़ने पर ये तीनों ही ऊर्जा दे सकते हैं, जरूरत पड़ने पर ये तीनों ही ऊर्जा दे सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई ये तीनों ही ऊर्जा दे सकते हैं, तो सबसे पहले ऊर्जा कौन देगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि इनके भले ही मेन फंक्शन अलग अलग हैं, लेकिन ये जरूरत पड़ने पर तीनों आपके शरीर को ऊर्जा दे सकते हैं, तो सबसे पहले ऊर्जा कौन देगा, उत्तर बताइए। इंग्लिश थोड़ी बड़ी लिख दें, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट इज मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जितेश यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट, है ना। ग्लाइकोजन फैट दोनों ही संचित भोजन है ना। तो बताया था ना कि अगर दोनों ऑप्शन में है तो किसको प्रायोरिटी देंगे, ग्लाइकोजन को देंगे। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई सबसे पहले एनर्जी कौन देगा, तो कौन देगा, शर्करा देगा या कार्बोहाइड्रेट देगा, है ना। अगर पूछा जाए कि सबसे पहले एनर्जी कौन देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट प्रोवाइड एनर्जी फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट प्रोवाइड्स एनर्जी फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूट्रिएंट सबसे पहले एनर्जी देगा। तो भाई कार्बोहाइड्रेट का काम ही एनर्जी देना, तो सबसे पहले एनर्जी देगा कार्बोहाइड्रेट। सारा कार्बोहाइड्रेट अगर फिनिश हो गया तो कौन देगा, फैट। और सारा फैट भी फिनिश हो गया तो अंत में कौन देगा, प्रोटीन। तो अगर शरीर में ऊर्जा प्रदान करने का क्रम पूछा जाए, है ना, शरीर में ऊर्जा प्रदान करने का अगर क्रम पूछा जाए तो क्या होगा, तो लिख लेंगे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने का क्रम, है ना, सीक्वेंस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी इनटू द बॉडी, सीक्वेंस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी इनटू द बॉडी, शरीर में ऊर्जा प्रदान करने का क्रम। तो सबसे पहले एनर्जी कौन देगा, कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद कौन देगा, फैट, और अंत में कौन देगा, प्रोटीन।
अंत में कौन देगा? प्रोटीन। ओके, जैसे इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे सपोज करो कि हमने अभी सुबह में ब्रेकफास्ट लिया होगा, दोपहर में लंच लिया होगा, तो मेरी बॉडी में ढेर सारा कार्बोहाइड्रेट होगा, क्योंकि मैंने या तो चावल खाया होगा या रोटी खाई होगी, आलू वगैरह खाया होगा। इन सब में मेनली कार्बोहाइड्रेट होता है ना। तो मेरी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट होगा जो मुझे ऊर्जा दे रहा होगा, और मैं आपके सामने उपस्थित हूं। लेकिन आप एक ऐसे आदमी के बारे में सोचिए जिसने कल से अभी तक कुछ ना खाया हो। जैसे आपने देखा होगा, महिलाएं अक्सर व्रत करती हैं अपने पतियों के लिए, और पति लोग इधर उधर मुंह मारते फिरते हैं। आपने देखा होगा, छठ का एक त्योहार होता है बिहार में, उसमें महिलाएं 2-3 दिन तक कुछ खाती पीती नहीं है। तो कल से मान लिया किसी ने अभी तक कुछ नहीं खाया, फिर भी वो आदमी चलता फिरता रहता है। कैसे? कैसे भाई? कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो क्या जलता है? फिर फैट जलता है। कि आपने जो खा खा कर फैट जमा किया वो किस दिन काम आएगा? फैट क्या है? बॉडी का स्टोर्ड फूड है, संचित भोजन है, संचित भोजन या रिजर्व फूड है। रिजर्व फूड कहने का मतलब क्या है? एक नहीं है तो दूसरा रिजर्व में रखा हुआ है। तो अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो क्या जलेगा? फैट जलेगा। जैसे हम लोग डाइटिंग करते हैं तो हमारा फैट लेवल क्यों कम हो जाता है? हम डाइटिंग कर रहे हैं, बाहर से कार्बोहाइड्रेट ले नहीं रहे हैं, तो बॉडी में जो फैट जमा है, वसा जो जमा है, जो हमारी बॉडी का स्टोर्ड फूड है या रिजर्व फूड है, वो जलना शुरू हो जाएगा। और सारा फैट भी फिनिश हो गया तो फिर क्या जलेगा? प्रोटीन। प्रोटीन किस रूप में है हमारी बॉडी में? अभी तो बताया कि प्रोटीन डेवलप्स बॉडी मास, प्रोटीन शरीर का निर्माण करते हैं। तो अगर सारा फैट भी फिनिश हो गया ना, तो फिर बॉडी टूटकर बॉडी को एनर्जी देना चालू करेगा। बॉडी के मसल्स, टिश्यूज, सेल्स ब्रेक डाउन होने लगेंगे और एनर्जी देना चालू करेंगे, और ये अंतिम अवस्था होगी। इसके बाद भी आपने भोजन नहीं लिया तो परमात्मा से मिलन बिल्कुल नजदीक है। परमात्मा से मिलन बिल्कुल नजदीक है। जैसे इसको आप एग्जाम्पल से समझिए कि भूकंप आया, लोग दब गए और कई दिनों तक दबे रह गए, रेस्क्यू टीम आने में टाइम लग गया, 10-15 दिनों के बाद लोग बचाने के लिए पहुंचे। तो आपने देखा होगा कि ऐसे मौके पर कुछ लोग तब भी जीवित होकर निकल आते हैं, या तो वो बेहोशी की हालत में या काफी कमजोरी की हालत में निकलते हैं, क्योंकि लास्ट स्टेज रहता है। ऐसे समय में बॉडी टूटकर बॉडी को एनर्जी देना चालू कर देता है। मतलब क्या हुआ कि खुशहाली में क्या जलता है? कार्बोहाइड्रेट, बहुत खा पी रहे हैं तो। मजबूरी में क्या जलता है? फैट। जैसे आपने 7-8 घंटे से कुछ नहीं खाया तो बॉडी में फैट जलना चालू हो जाएगा। और बहुत मजबूरी में क्या जलता है? प्रोटीन। प्रोटीन ऐसे नहीं जलेगा, बहुत मजबूरी में। तभी तो मैंने कहा था कि ये तीनों ही एनर्जी दे सकते हैं, लेकिन तीनों के अलग अलग फंक्शन हैं। मतलब क्या है कि अगर आपको एनर्जी लेना है तो क्या लेना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट। बॉडी बनाना है तो क्या लेना चाहिए? प्रोटीन। और पेट बाहर निकालना है तो क्या लेना चाहिए? फैट। फैट आपकी बॉडी में ही जमा होता रहता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे पहले एनर्जी कौन देता है, या इंस्टेंट एनर्जी कौन देता है, तुरंत एनर्जी कौन देता है? तो उत्तर आपका था कार्बोहाइड्रेट। तो तात्कालिक ऊर्जा या पहली बार ऊर्जा, सबसे पहले ऊर्जा कौन देता है? तो उत्तर आपका हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। नोट करके लिख लीजिएगा। तात्कालिक ऊर्जा प्रदान करता है, इंस्टेंट एनर्जी प्रदान करता है, या सबसे पहले ऊर्जा प्रदान करता है? सबसे पहले कौन ऊर्जा प्रदान करेगा? तो वो हो जाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट में भी ऑप्शन में ग्लूकोज रहेगा, तो ग्लूकोज को हम प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट हमारा ग्लूकोज है। जैसे क्वेश्चन पूछा गया था कि एक एथलीट को तुरंत एनर्जी चाहिए, एक एथलीट को तुरंत एनर्जी चाहिए, इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, उसे लेना चाहिए। ऑप्शन में क्या था? कार्बोहाइड्रेट, तो उत्तर हो गया कार्बोहाइड्रेट। लेकिन अगर ऑप्शन में ग्लूकोज रहता तो सही उत्तर ग्लूकोज हो जाता। जैसे आपको अभी तुरंत एनर्जी चाहिए तो आप खाना खाएंगे क्या? भाई आप खाना खाएंगे, डाइजेशन होगा खाने का, खाने के डाइजेशन में 4 से 5 घंटे लगेंगे, और तब डाइजेशन के बाद ग्लूकोज बनेगा और वो देगा आपको एनर्जी। तो आप क्या पी लेते हैं?
डाबर ग्लूकोज लिखा रहता है उस पे, इंस्टेंट एनर्जी। या आप खाने पीने लायक नहीं है, बीमार हैं, तो डॉक्टर आपके वेन में डायरेक्ट लगा देता है ग्लूकोज का ड्रिप के लो भाई ऐश करो, खाने पीने की जरूरत नहीं है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले एनर्जी कौन देगा या इंस्टेंट एनर्जी कौन देगा, तो उत्तर क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन में ग्लूकोज हो, ग्लूकोज को प्रायोरिटी देंगे। लेकिन मैंने कहा कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन तीनों ही एनर्जी दे सकते हैं। इन तीनों में सबसे ज्यादा एनर्जी कौन देगा? अब आप लोग उत्तर करिए, मैं देखूंगा। अब बताओ, ग्लूकॉन डी पी लेते हैं ना? बिल्कुल सही है। बोर्ड को ब्लैक ग्राउंड रखूंगा तो आपके आंखों पे ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। और कुछ लोग इसका क्या करते हैं बच्चे, प्रिंट आउट निकालते हैं। तो जब आप इसका प्रिंट लोगे ना तो ब्लैक रहेगा, तो पूरा काला काला आएगा। तो इसलिए मैंने जानबूझकर व्हाइट रखा है। हाँ, फैट जो है 9 कैलोरी देता है, बिल्कुल। सबसे ज्यादा एनर्जी कौन देगा? तो फैट देगा। देखिए आप लोग लिख भी रहे हैं कि कौन कितना कैलोरी देगा, है ना? तो वसा। तो कितनी बातें याद रखनी है यहां से माय डियर फ्रेंड्स। सबसे पहले एनर्जी कौन देगा? तो कार्बोहाइड्रेट। सबसे ज्यादा एनर्जी कौन देगा तीनों में? तो फैट। याद हो गया? सबसे पहले कौन देगा? कार्बोहाइड्रेट। सबसे ज्यादा तीनों में एनर्जी कौन देगा? तो फैट। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बिना जानने हुए आप एग्जाम देने चले जाइएगा तो जाहिर सी बात है कि इस तरह के क्वेश्चन आपसे गलत हो जाएंगे। आशीष, विकास, अंकित, विपिन, रेणु, अभिषेक, आकृति, राम, सुमन, काव्या, विशाल, पुष्पा कुमारी, निकिता, क्या बात है, अर्शी अंसारी, क्या बात है, निशा यादव, क्या बात है भाई, सबने सही उत्तर दिया। बात आ रही है समझ में? जैसे देखो, इसी से प्रभावित होकर एक क्वेश्चन आपसे किया, एक क्वेश्चन आपसे किया गया। क्वेश्चन क्या था कि देखो एक ऊंट है। क्या है ये? एक है ऊंट। ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को, देखते हैं इस बार कितने लोगों का सही उत्तर आता है। एक ऊंट है और ये ऊंट का हम्प है, HUMP, हम्प मतलब कुबड़ है। और ये ऊंट जो है वो बहुत दिनों से भूखा है बेचारा। ऊंट जो है वो भूखा है। ऊंट जो है वो भूखा है। तो बताइए इसके हम्प का जो साइज है, इसके जो हम्प का आकार है, वो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हम्प का आकार जो है वो बढ़ जाएगा, हम्प का जो आकार है वो घट जाएगा, हम्प का आकार एक जैसा रहेगा, या कांट से कुछ कह नहीं सकते हम्प के आकार के बारे में कि बढ़ेगा कि घटेगा। टेल मी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई रिपीट, मैं रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन कि एक ऊंट है और ये ऊंट का हम्प है, कुबड़ है, और ये ऊंट बहुत दिनों से भूखा है, तो हम्प के का आकार बढ़ेगा घटेगा एक जैसा रहेगा, इनमें से कोई नहीं। टेल मी। हाँ, उस पर अपलोड कर दिया होगा हैंड रिटन नोट्स। तो देखिए उत्तर है, मैं उत्तर पहले बताता हूं, घटेगा। क्यों घटेगा? वजह देखिए, ये जो ऊंट का हम्प होता है ना, उसमें फैट स्टोर होता है। क्या स्टोर होता है? फैट स्टोर होता है। और आप जानते हैं कि ऊंट जो है वो रेगिस्तानी इलाकों में सफर करते हैं, डेजर्ट में चलते हैं, है ना? अब रेत ही रेत है, पेड़ पौधे है नहीं, तो बेचारों को बहुत देर देर तक भूखा रहना पड़ता है ना? तो उसके हम्प में जो फैट है ना, जो बॉडी का रिजर्व फूड है, वो क्या होगा? जलेगा। तो जलेगा तो क्या होगा? घटेगा। अब देखो ये क्वेश्चन कब बनेगा? जब आपको पता होगा कि फैट बॉडी का स्टोर्ड फूड है और कार्बोहाइड्रेट के ना रहने पे फैट जलता है। कार्बोहाइड्रेट के ना रहने पे क्या जलता है? फैट जलता है। अब कितने लोगों को गलत फहमी है, या कोई किसी किसी बुक ने भी लिख रखा है कि जो ऊंट का कुबड़ होता है ना, उसमें पानी जमा रहता है। पानी स्टोर नहीं होता भाई, उस गलत फहमी को आप निकाल दो। फैट स्टोर होता है, सॉरी, पानी कहाँ स्टोर होता है? ऊंट की आंतों में और अमाशय में छोटी छोटी थैलियां होती हैं, छोटे छोटे पॉचेस होते हैं, उनमें पानी जमा होता है। हम्प में फैट स्टोर होता है, ठीक है? इसीलिए ऊंट जो है बिना पानी पिए कम से कम 1 हफ्ते तक जीवित रह सकता है, क्योंकि उसकी आंतों में छोटी छोटी थैलियां होती हैं, उनमें पानी भरा रहता है। बात आ रही है समझ में? और ढेर सारा पानी भी एक बार में पी लेता है ऊंट, है कि नहीं? तो घटेगा गुरुजी। काव्यांश मॉर्गन कह रहे हैं, राजन कुमार कह रहे हैं कि घटेगा, अंकित कह रहे हैं कि घट जाएगा सर,
राजन कुमार कह रहे हैं कि घट जाएगा। एडिसन कह रहे हैं हेलो सर, इस बिहार पुलिस तो ऐसे निकल जाएगा, क्या बात कर रहे हैं, इतना मैं हायर लेवल लेके चलूंगा कि आप खुद कहोगे बाद में सर ये पूछेगा क्या, इतना ऊपर क्यों जा रहे हैं। चलो, ये अभी 6 to 8th क्लास की बात हो रही थी, सीधा हम जंप लगाते हैं 10th क्लास पे। तो हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा कि पोषण क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है। तो आपने कहा सर भोजन या पोषक तत्वों का ग्रहण करना न्यूट्रिशन कहलाता है। अब हमारा हेडिंग होगा स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण के चरण। 10th क्लास पे आ रहे हैं, हेडिंग डालिएगा स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण के चरण, और लिखेंगे देयर आर 5 स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। देयर आर 5 स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। पोषण को 5 चरणों में विभाजित किया गया है। पोषण को 5 चरणों में विभाजित किया गया है। विभाजित किया गया है कितने चरणों में भाई साहब? 5 चरणों में। सो देयर आर 5 स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। देयर आर 5 स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। पहला चरण है आपका इंजेशन, अंतर्ग्रहण। दूसरे चरण का नाम है डाइजेशन यानी पाचन। द थर्ड स्टेप इज नोन एज एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण, एंड द फोर्थ वन इज एसिमिलेशन यानी स्वांगीकरण, एंड द फिफ्थ वन इज इजेशन, निष्कासन या बहिष्करण। निष्कासन या बहिष्करण। ठीक है जी, ये हम 10th लेवल पे है। फिर धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाते हुए 11th लेवल पे चलेंगे, क्योंकि आप लोगों के जो भी एग्जाम्स है, चाहे वो सीडीएस हो, एनडीए हो, एफकैट हो, पीसीएस हो, रेलवे का एग्जाम हो, एनटीपीसी का एग्जाम हो, जो भी एग्जाम हो, उसमें यहां से क्वेश्चन हायर लेवल के पूछे गए हैं न्यूट्रिशन से। देखो, इंजेशन का मतलब क्या होता है? भोजन निगल लेना, फूड को इंजेस्ट कर लेना, इनगल्फ कर लेना, निगल लेना। तो इसमें तो कुछ पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, इसमें तो कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंजेशन का मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड। इनटेक ऑफ फूड, भोजन ग्रहण करना। तो भोजन ग्रहण करना क्या कहलाता है? अंतर्ग्रहण, यानी शरीर के भीतर भोजन निगल लेना। भोजन का शरीर के भीतर ग्रहण करना कहलाता है इंजेशन। इंजेशन के बाद जो होगा वो होगा डाइजेशन। डाइजेशन क्या है? कि भोजन में जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं, जटिल यौगिक हैं, उसका सिंपल कंपाउंड यानी सरल यौगिक में कन्वर्ट कर देना कहलाएगा डाइजेशन। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का सिंपल कंपाउंड में कन्वर्जन क्या कहलाएगा? डाइजेशन। ठीक, अब देखिए, डाइजेस्टेड फूड का ब्लड में जाकर मिक्स हो जाना क्या कहलाएगा? एब्जॉर्प्शन। मिक्सिंग ऑफ डाइजेस्टेड फूड इनटू द ब्लड इज नोन एज व्हाट? एब्जॉर्प्शन। और फिर डाइजेस्टेड फूड का बॉडी के ग्रोथ में, डेवलपमेंट में इस्तेमाल होना क्या कहलाएगा? एसिमिलेशन। पचे हुए भोजन का शरीर की वृद्धि, विकास और मरम्मत में उपयोग होना। और अपचे भोजन का बॉडी से बाहर निकल जाना क्या कहलाएगा? इजेशन। रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी। इन सब को एक एक करके हम पढ़ेंगे, इसमें तो कुछ पढ़ना नहीं है, इसमें बस लिख लेना है इनटेक ऑफ फूड। डाइजेशन को हम पढ़ेंगे, उसके बाद एब्जॉर्प्शन को डिटेल से पढ़ेंगे, फिर एसिमिलेशन, फिर इजेशन। अब आप कहिएगा सर आप ये बताओ, यहां से क्वेश्चन क्या हो सकता है? क्या ये जो स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन है, क्या यहां से भी क्वेश्चन बना सकता है एग्जामिनर? बिल्कुल बना सकता है। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि व्हाट इज द राइट सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन? पोषण के चरणों का विभिन्न क्रम निम्नलिखित में से है। जैसे देखो, मैं क्वेश्चन ही दिखा देता हूं। क्वेश्चन पूछा कि पोषण के चरणों का सही क्रम बता दीजिए, बताइए। अब उत्तर दीजिए आप लोग। ठीक है जी, हाँ, उसको सबको पॉइंट वाइज हम लिखेंगे, सबको डिटेल से देखेंगे। कुंदन वर्मा कह रहे हैं कि सर मेरा बायोलॉजी बहुत खराब है, बहुत अच्छा हो जाएगा, इश्क हो जाएगा बायोलॉजी से, बस हमारे साथ जैसे चल रहे हैं चलते रहिए। कुछ क्लासों के बाद हमारा स्टाइल समझ में आ जाएगा, पढ़ाने का मजा आ जाएगा।
तो देखो, इंजेशन का मतलब होता है भोजन लेना, उसके बाद अवशोषण हो जाएगा क्या? नहीं। तो ये तो हो गया खत्म। तो इंजेशन का मतलब होता है भोजन ले लेना, और फिर जो भोजन में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट होगा, डाइजेशन। अब डाइजेस्टेड फूड ब्लड में जाकर मिल जाएगा, क्या कहलाएगा? अवशोषण। और अवशोषित भोजन शरीर की वृद्धि और विकास में यूज होगा, एसिमिलेशन। और जो अपचा भोजन है बॉडी से निकल जाएगा, कहलाएगा इजेशन। तो यही तो हो गया ना ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। सत्यम, अभिषेक, वंश, पल्लवी, अरे बहुत तेज हो गया कमेंट, ऋतु, अमन, वंशु, दर्शन, अमन, नेहा, किसी का नाम गलत ले लूं तो माफ कीजिएगा, क्योंकि काफी तेज आ रहा है। भूमि, जितेश, चंदन, नीति, अमित, कुंदन, चलिए सभी ने सही उत्तर दिया, बी होगा, ठीक है। वेरी गुड, क्या बात है भाई। तो हम सबको एक एक करके पढ़ेंगे, सबको एक एक करके पढ़ेंगे। अब इंजेशन में तो कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। इंजेशन में आप एक पॉइंट लिख लीजिए कि इनटेक ऑफ फूड इनटू द बॉडी। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डाइजेशन। डाइजेशन जब हो जाएगा तो पढ़ेंगे अवशोषण, फिर एसिमिलेशन, फिर इजेशन, है ना। तो डाइजेशन को हम अलग से टॉपिक दे के नहीं पढ़ रहे हैं, हम न्यूट्रिशन के अंतर्गत ही डाइजेशन पढ़ रहे हैं। तो डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन क्या होता है कि फूड में जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसको सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट कर देना, यानी जटिल भोजन का सरल भोजन में परिवर्तन क्या कहलाता है? डाइजेशन। तो लिखेंगे डाइजेशन। क्या लिखेंगे? डाइजेशन। ये दूसरा जो है हमारा है वो है पाचन। तो पोषण का दूसरा चरण है पाचन। क्या लिखेंगे? कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड, कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फूड इज कॉल्ड डाइजेशन। बिल्कुल सरल सा डेफिनेशन मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। जटिल भोजन का सरल भोजन में परिवर्तन, जटिल भोजन का सरल भोजन में परिवर्तन पाचन कहलाता है, पाचन कहलाता है। कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फूड इज नोन एज डाइजेशन। तो सवाल ये पैदा होता है कि हमने भोजन में ऐसा क्या ले लिया कि जो कॉम्प्लेक्स है? क्या ले लिया जो कॉम्प्लेक्स है? लिया है ना कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? ग्लूकोज का एक लॉन्ग चेन होता है, ग्लूकोज 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 मिलकर बन गया कार्बोहाइड्रेट। तो इसको सिंपल करेंगे तोड़कर। प्रोटीन, प्रोटीन क्या होता है? अमाइनो एसिड का लॉन्ग चेन, अमीनो अम्लों का एक बड़ा सा चेन। तो तोड़ तोड़ कर इसको छोटा कर देंगे। और फैट लिया है, फैट क्या होता है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, दो बड़े मॉलिक्यूल मिलते हैं तो फैट का एक और बड़ा मॉलिक्यूल बनता है। तो आप कहेंगे कि भाई हमने भोजन में ऐसा क्या ले लिया जो कि कॉम्प्लेक्स है? तो आप कहेगा सर लिया है ना, क्या लिया है आपने? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट लिया है आपने। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? ग्लूकोज का एक लॉन्ग चेन होता है, ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, ग्लूकोज का एक लॉन्ग चेन क्या कहलाएगा? आपका कार्बोहाइड्रेट कहलाएगा। तो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ तोड़ कर क्या कर दिया? अलग कर दिया, ऐसे अलग अलग कर दिया। तो कार्बोहाइड्रेट अगर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया तो हम कहेंगे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो गया। और क्या लिया है हमने? प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है? एमिनो अम्लों का बड़ा सा चेन होता है, एमिनो अम्लों का बहुलक होता है, अमाइनो एसिड का पॉलीमर होता है। देखो अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड, एक लॉन्ग चेन क्या बन गया? प्रोटीन। तो इसको तोड़कर हम अलग अलग कर देंगे, ये देखो। तो अगर प्रोटीन कन्वर्ट हो गया किस में? अमाइनो एसिड में। ए मतलब क्या है यहां पे? अमाइनो एसिड। जी मतलब क्या है यहां पे? ग्लूकोज। तो अगर प्रोटीन अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो गया तो हम कहेंगे प्रोटीन का डाइजेशन हो गया। और क्या लिया है कॉम्प्लेक्स हमने? फैट।
फैट बना होता है किसका? फैटी एसिड यानी वसीय अम्ल, और किसका? ग्लिसरॉल का। तो अगर फैट कन्वर्ट हो गया फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में तो हम कहेंगे फैट का डाइजेशन कंप्लीट हो गया। तो अब आप थोड़ा बढ़िया डेफिनेशन बोल सकते हो डाइजेशन की, क्या? कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, भोजन में जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसका सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट होना डाइजेशन कहलाता है। जटिल यौगिकों का सरल यौगिकों में परिवर्तन क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। क्या कहलाता है? पाचन, डाइजेशन। आप कहेगा सर यहां से क्वेश्चन कैसे पूछेगा? 3 क्वेश्चन यहां से पूछा जा चुका है। जैसे पूछा गया कि आफ्टर डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट इज कन्वर्टेड इनटू, पाचन के फलस्वरूप शर्करा परिवर्तित हो जाता है, उत्तर क्या था? ग्लूकोज। आफ्टर डाइजेशन प्रोटीन इज कन्वर्टेड इनटू, पाचन के फलस्वरूप प्रोटीन परिवर्तित हो जाता है, उत्तर क्या होगा? एमिनो अम्ल। और पूछा गया आफ्टर डाइजेशन फैट इज कन्वर्टेड इनटू, पाचन के फलस्वरूप वसा परिवर्तित हो जाता है, वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल। तो 3 क्वेश्चन तो आपको यहीं से मिल गया भाई साहब। आ रही है बात समझ में? तो डाइजेशन को हम लोग 3 सेगमेंट में डिस्कस करने वाले हैं। पहला सेगमेंट डाइजेशन में क्या होता है, दूसरा ये डाइजेशन कहां होता है, और तब पढ़ेंगे डाइजेशन कैसे होता है। तो पहला सेगमेंट तो हमने देख लिया कि डाइजेशन में क्या होता है, यही होता है। अगर ऐसा हो गया तो हम कहेंगे डाइजेशन हो गया। दूसरा सेगमेंट हम पढ़ेंगे कि डाइजेशन कहां होता है, और तब पढ़ेंगे डाइजेशन कैसे होता है। तो 3 सेगमेंट में हम डाइजेशन पढ़ेंगे। उसके बाद जो भी सवाल आपके दिमाग में आ रहा है ना वो सब खत्म होता जाएगा। जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाएगी आपका डाउट क्लियर होता जाएगा। आपको लगेगा अरे ये तो मैं पूछने वाला था, ये तो मैं पूछने वाला था। एक एक क्वेश्चन आता जाएगा। ठीक है, घबराना नहीं, हमारे साथ चलिए, हम पे भरोसा रखिए, थोड़ा विश्वास रखिए। तो हमने कहा कि डाइजेशन में क्या होता है, तो यही होता है। ऐसा हो गया तो हम कहेंगे डाइजेशन हो गया। नाउ अगला सेगमेंट पे हम चलेंगे, डाइजेशन कहां होता है। अगर मैं पूछूं ये डाइजेशन की प्रक्रिया कहां होती है तो जरा आप लोग बताइए। बताइए धीरज, राम साहब, करुणा, गौतम, साहिबा, शुक्रिया आपका। मेरा पूरा क्लास छूट गया आज, कोई बात नहीं है। डाइजेशन कहां होता है? आप कहिएगा सर भोजन में तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट ही तो नहीं था ना, भोजन में तो विटामिन्स भी था, मिनरल्स भी था, वाटर भी था, उसको आपने क्यों नहीं पचाया? कोई बच्चा पूछ सकता है मुझसे कि भोजन में तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट ही नहीं था ना, विटामिन्स था, मिनरल था, वाटर था। तो भाई साहब आपने क्या लिखा है? कॉम्प्लेक्स फूड का सिंपल फूड में कन्वर्जन। भोजन में जो कॉम्प्लेक्स है उसको आप कीजिएगा ना सिंपल। देखिए विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर ऑलरेडी सिंपल है, ये डायरेक्ट अवशोषित हो जाते हैं, डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो सकते हैं, तो उनको डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब जैसा कि मैंने कहा कि पाचन की प्रक्रिया कहाँ होती है, तो कोई लिख रहा है स्टमक में, कोई लिख रहा है छोटी आंत में, है ना, कोई लिख रहा है एलिमेंट्री कैनाल में। ऐसा नहीं बोलना। जब भी कोई पूछे कि पाचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है तो आप कहेगा उसके लिए गॉड ने हमें क्या दिया है? हमें दिया है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो लिखेंगे अगला पॉइंट कि द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन टेक्स प्लेस इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन की प्रक्रिया पाचन तंत्र में संपन्न होती है कि नहीं? छोटी आंत पाचन तंत्र का एक हिस्सा है, एलिमेंट्री कैनाल पाचन तंत्र का हिस्सा है। ठीक है सालू, क्या क्वेश्चन है कोई? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई पाचन की क्रिया कहां होती है, तो आप कहिएगा सर पाचन की क्रिया पाचन तंत्र में संपन्न होती है। और हमें मानव का पाचन तंत्र पढ़ना है। किसका? हमें पढ़ना है सिलेबस में किसका? अपना वाला डाइजेस्टिव सिस्टम। सो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या पढ़ने जा रहे हैं? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, बोले तो मानव पाचन तंत्र। क्या पढ़ेंगे गाइस? मानव पाचन तंत्र पढ़ेंगे। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई मानव पाचन तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है, तो याद कर लीजिएगा कि मानव पाचन तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है। देखिएगा एनसीईआरटी,
पहला जो पार्ट है वो है एलिमेंट्री केनाल। अभी कई बच्चे एलिमेंट्री केनाल उत्तर कर रहे थे, हिंदी में कहते हैं आहार नाल। और दूसरा है एसोसिएटेड ग्लैंड्स, संबद्ध ग्रंथियां या संबंधित ग्रंथियां। मानव पाचन तंत्र को कितने भागों में बांटा गया? एलिमेंट्री केनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स, आहार नाल एवं संबद्ध ग्रंथियां। आहार नाल क्या है? हमारे शरीर में माउथ टू एनस, मुख से गूदा तक एक लंबी नली है जिसमें पाचन की क्रिया होती है। इस लंबी नली को कहा गया है आहार नाल। और इस पाचन की क्रिया में कुछ ग्रंथियां क्या करती हैं? मदद करती हैं। उन ग्रंथियों को कहते हैं संबद्ध ग्रंथियां या संबंधित ग्रंथियां। तो वो ग्रंथियां जिनका पाचन से रिश्ता है, पाचन से ताल्लुक है, पाचन से संबंध है, ऐसी ग्रंथियों को हम एसोसिएटेड ग्लैंड्स कहते हैं। तो एक एक करके देख लेते हैं, पहले एलिमेंट्री केनाल, फिर एसोसिएटेड ग्लैंड्स। ठीक है जी, ठीक है। अब देखते हैं एलिमेंट्री केनाल को। एलिमेंट्री केनाल क्या है? तो आपने कहा कि सर हमारे शरीर में ना माउथ टू एनस एक लॉन्ग ट्यूब है, मुख से मलद्वार तक, मुंह से एनस तक। एनस को हिंदी में क्या कहते हैं? गूदा कहते हैं या मलद्वार भी कहते हैं, है ना। तो हमारे शरीर में माउथ टू एनस एक लॉन्ग ट्यूब है जिसमें पाचन की क्रिया होती है, और इस लॉन्ग ट्यूब को नाम दिया गया है क्या? एलिमेंट्री केनाल, आहार नाल। तो लिख दिया है कि मुख से गूदा तक एक लंबी नली जिसमें पाचन की क्रिया होती है, इस नली को कहा गया है एलिमेंट्री केनाल। और पाचन में मदद करती हैं कुछ ग्रंथियां, उन ग्रंथियों को कहा गया है एसोसिएटेड ग्लैंड्स, संबंध ग्रंथियां या संबंधित ग्रंथियां। तो वो ग्रंथियां जिनका पाचन से रिश्ता है, पाचन से ताल्लुक है, पाचन से संबंध है, ऐसी ग्रंथियों को हम कहते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड्स। दैट इज दोज ग्लैंड्स विच आर एसोसिएटेड विद डाइजेशन। वह ग्रंथियां जिनका पाचन से संबंध है कहलाती हैं संबंधित ग्रंथियां। जैसे उदाहरण के तौर पे हो गया लीवर, उदाहरण के तौर पे हो गया हमारा पैंक्रियाज यानी अग्नाशय, और उदाहरण के तौर पे हो गई हमारी लार ग्रंथियां। देखिए लीवर अकेला 400 फंक्शन करता है, कई कई किताबों में तो लिखा है कि 500 फंक्शन करता है। लीवर के 500 फंक्शंस वैज्ञानिकों को पता है, लेकिन इसका एक रोल डाइजेशन में भी है जो हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं। पैंक्रियाज का मेन रोल होता है ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करना। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि पैंक्रियाज एक हार्मोन रिलीज करता है, उस हार्मोन का नाम है इंसुलिन, और इंसुलिन हार्मोन के हेल्प से हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। लेकिन इसका एक रोल डाइजेशन में भी है जो हम इसी टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। और लार ग्रंथियों का तो काम ही है पाचन में मदद करना। अब देखो यहां से एक सिंपल सा सवाल आपसे पूछा गया, आंसर करिएगा। पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज नॉट एसोसिएटेड विद डाइजेशन। किस ग्रंथि का संबंध पाचन से नहीं है? ऑप्शन में था लीवर यानी यकृत, पैंक्रियाज यानी अग्नाशय, सलैवरी ग्लैंड्स यानी लार ग्रंथियां, और चौथा था किडनी। Now tell me the right answer of this question. Right answer of this question. क्वेश्चन क्या था? Which of the following gland is not associated with digestion? निम्नलिखित में से किस ग्रंथि का संबंध पाचन से नहीं है? तो आपको दिख रहा होगा, आप लोग कहेंगे सर ये आसान सा सवाल हो गया, उत्तर होगा आपका किडनी। सभी विटामिन को एब्जॉर्ब कर सकता है आपका आहार नाल, लेकिन अगर कोई विटामिन एक्सेस में है तो वो यूरिन के द्वारा निकल जाता है, जैसे विटामिन सी, विटामिन बी। जब हम विटामिन पढ़ेंगे वहां पे इस बात का जिक्र करेंगे। एक और सवाल यहां पे पूछा गया कि भाई हमारे शरीर में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं?
हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी? हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर। बिल्कुल इस बार सारे सही हैं। अमन साहब, सज्जन कुमार, अंजलि, मुस्कान, ऋतु कुमारी, आकृति कुमारी, नेहा कुमारी, प्राची चौधरी, पुष्पा कुमारी, मुस्कान, नुजहत परवीन, रामेंद्र, राहुल, प्रिंस, प्रतीक्षा, अंकित सिंह, खुशी, अनुराग, जम्मू कश्मीर पुलिस वाले लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बताइए, तो उत्तर होगा 3 पेयर्स। कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां हमारे शरीर में पाई जाती हैं। ओके, तो हमने क्या कहा कि हमारे मुख से गूदा तक एक लंबी नली ट्रेवल चलती है। शरीर के अंदर एक लंबी सी नली है जिसमें पाचन की क्रिया होती है, उसे कहते हैं हम एलिमेंट्री केनाल। क्या कहते हैं गैस? एलिमेंट्री केनाल कहते हैं, है ना। पर ये एलिमेंट्री केनाल इतना सरल नहीं है कि ये मुंह है और ये एनस है और ये ट्यूब है, इसमें डाइजेशन हो गया। नहीं, ये एलिमेंट्री केनाल काफी पेचीदा ट्यूब है ना, काफी कॉम्प्लिकेटेड ट्यूब है। इनके बीच क्या क्या है वो सारे हमें पढ़ने पड़ेंगे। तो हेडिंग डालिएगा, पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री केनाल। आहार नाल के भाग, आहार नाल के भाग। हेडिंग डालिएगा, पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री केनाल, दैट इज आहार नाल के भाग। आहार नाल के कितने भाग हैं वो जरा देखिए। पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री केनाल, आहार नाल के भाग। तो आहार नाल की जो शुरुआत है माय डियर फ्रेंड्स, वो हमारे मुख से होती है और जाके खत्म कहां पे होती है? एनस पे। आहार नाल की शुरुआत हमारे मुख से होती है और जाकर खत्म होती है एनस पे। इस बीच क्या क्या है? तो देखो, ये जो ओपनिंग है ना, ये ओपनिंग ये कहलाती है माउथ, और ये जगह जहां पे हम लोग फूड को चबाते हैं, है ना, ये कहलाती है बक्कल कैविटी, जिसे हम ओरल कैविटी भी लिख देते हैं कभी कभी। क्या लिख देते हैं? ओरल कैविटी। हिंदी में कहते हैं मुख गुहिका। तो इस ओपनिंग को कहते हैं माउथ, और जहां पे हम फूड को चबा रहे हैं ना, ये जगह कहलाती है बक्कल कैविटी। उसके बाद आ जाइए थोड़ा नीचे, ये जगह जहां पे भोजन नली और श्वास नली, फूड पाइप और विंड पाइप आपस में मिलते हैं, ये जगह कहलाती है आपकी फेरिंग्स, यानी गरसनी, या आम बोलचाल में इसे लोग कह देते हैं टेंटुआ। बोलते हैं ना, टेंटुआ दबा देंगे। ये जगह, इससे नीचे आई एक लंबी नली ऐसे चलती हुई यहां पे आ गई। इस लंबी नली को हम कहते हैं ईसोफेगस, या इसी को कहते हैं फूड पाइप। क्या बोलेंगे? फूड पाइप कहेंगे। तो ये जो नली आ रही है इसको हम लोग कहते हैं ग्रास नली या भोजन नली। क्या बोलते हैं? ग्रास नली या भोजन नली। ये भोजन नली यहां पे आकर चौड़ी हो जाती है, डायलेट हो जाती है, और एक थैली नुमा संरचना बनाती है जिसे कहते हैं हम लोग स्टमक। क्या कहते हैं? स्टमक, यानी अमाशय, यानी कि पेट। खाना आकर यहीं पे जमा होता है। तो पहले एक बार ऐसे दिखा देता हूं, फिर डायग्राम से हम इसे बताएंगे, है ना। तो एक आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, और उस डायग्राम को फिर धीरे धीरे छोटा छोटा काट काट कर हम एक्सप्लेन करेंगे, तो ये सारा आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। स्टमक के बाद ये जो थैला नुमा संरचना है फिर से एक पतली नली में बदल जाती है जिसे कहते हैं छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जाकर खुलता है लार्ज इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत में, और ये बड़ी आंत एनस होता हुआ बॉडी से बाहर जाकर खुल जाता है। यह है 10th लेवल का डायग्राम, 10th लेवल का कंटेंट। हम इसको अपडेट करेंगे। छोटी आंत के भी 3 भाग होंगे और बड़ी आंत के भी 3 भाग होंगे। पर अगर बायो को आप ऐसे पढ़ोगे मजा नहीं आएगा। ये तो हमने याद करने के लिए ऐसा लिख दिया है ताकि आप जब एक बार देखोगे नोट्स तो सारा ऑर्गन एक साथ आ गया। हम इसको डायग्राम पे लेके चलते हैं, इसको डायग्राम पे लेके चलते उठा करके, है ना। तो पहले एक बना बनाया डायग्राम हम देख लेते हैं और फिर हम अपने हाथों से भी बनाएंगे। तो सबसे पहले आइए हम बात कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को 2 भागों में बांटा गया। आहार नाल, आहार नाल की शुरुआत कहां से होती है? तो हमारे
मुख से होती है, जाकर कहां पे खत्म होता है, एनस पे खत्म होता है। ये वाला जो है एनस है, एनस जिसको गूदा कहते हैं। तो माउथ टू एनस एक लॉन्ग ट्यूब है हमारी बॉडी में, इसी लॉन्ग ट्यूब को कहा गया एलिमेंट्री कैनाल। तो इस ओपनिंग को माउथ कहते हैं। और ये जगह देखो जहां पे हम भोजन को चबा रहे होते हैं, दिस इज कॉल्ड योर बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी। बक्कल कैविटी, मुख गुहिका, मुख गुहिका। और ये जगह कहलाती है आपकी फेरिंग्स, टेंटुआ। क्या कहलाती है, फेरिंग्स, गरसनी। और ये जो लंबी सी नली नीचे आ रही है ना बॉडी में, यही कहलाती है इसोफेगस या फूड पाइप। हिंदी में क्या कहते हैं, ग्रास नली या भोजन नली। अब ये भोजन नली यहां पे आकर देखिए, यहां से थोड़ी टेढ़ी होती है, और यहां लेफ्ट साइड में आकर, यहां पे जहां पे मैंने हाथ रखा हो, यहां पे आकर ये डायलेट होकर, चौड़ी होकर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। इस बैग लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं स्टमक, आमाशय। खाने के बाद भोजन यहीं पर आकर जमा होता है, आमाशय, यहीं पर आकर भोजन जमा होता है। और फिर से ये एक पतली नली में बदल जाती है। देखिए यहां से यहां तक, ये देखिए यहां से यहां तक, ये कहलाती है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, छोटी आंत। और फिर यहां से यहां तक आपकी हो गई क्या, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, दैट इज बड़ी आंत। और ये बड़ी आंत एनस होता हुआ बॉडी से बाहर खुल जाता है। आप देख रहे हैं कि मुख से गूदा तक एक लॉन्ग कंटिन्यूअस ट्यूब है। देखिए कहीं पर ये टूट नहीं रहा है, देखिए ये इसको क्रॉस करता हुआ ऐसे जा रहा है, ऐसे 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 ऐसे। सो माउथ टू एनस, मुख से गूदा तक एक लंबी नली जिसमें पाचन की क्रिया होती है, उसे कहा गया है आहार नाल। और इस आहार नाल के इतने भाग हैं। अभी ये डायग्राम 10th लेवल पे है। हम छोटी आंत के भी 3 भाग होते हैं, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। और इस बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं, उसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन आज जो है वक्त इसकी इजाजत नहीं दे रहा है, तो आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत। हम करते हैं सेशन समाप्ति की घोषणा। नेक्स्ट क्लास में फिर से हम यहीं से शुरू करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम यहां से शुरू करेंगे, और फिर इस डायग्राम को फिर से हम लिखेंगे और इनके सारे पार्ट्स को बताएंगे। ठीक है जी, ठीक है। हाँ बिल्कुल, हिंदी में याद कर सकते हैं, लेकिन पार्ट्स के नाम थोड़ा इंग्लिश में भी याद कर लीजिएगा। जैसे आमाशय मतलब स्टमक है ना। तो आज के सेशन को हम रहने देते हैं यहीं तक। सेशन कैसा लगा आप लोग बताइएगा। ठीक है जी, चलिए तो नेक्स्ट क्लास में होगी आपसे मुलाकात। तो बने रहिए हमारे साथ अपनी सफलताओं को सुनिश्चित करने के लिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।